नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक आशंका इस बात की जताई जा रही है कि एल नीनो जो स्ट्रांग बना हुआ है वो भारत के सर्दियों के मौसम में, यानी जो नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और पहला पखवाड़ा धीरे धीरे बीतने वाला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के इन 3 महीनों के दौरान इसके चलते भारत में कई जगहों पर सामान्य से कम सर्दी पड़ेगी, यानी औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। बारिश में भी कमी रहने की संभावना या आशंका जताई जा रही है। एल नीनो का मतलब होता है स्पेनिश भाषा में छोटा बच्चा। जिस तरह से छोटे बच्चे शरारत करते हैं, इसीलिए शायद इसको नाम एल नीनो दिया गया है। एक वेदर फेनोमेना है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जहां पर तापमान समुद्र की सतह का औसत से ऊपर चला जाता है और ये पूरे ग्लोब के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, डिस्टर्ब करता है, चाहे वो भारत के मानसून का सीजन हो या भारत के मानसून के बाद की परिस्थितियां हों। टेम्परेचर में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, उसमें ज्यादातर संभावना आशंका भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये खासतौर पर पश्चिमी और मध्य भाग, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र, यहां पर सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन 1 से 2 डिग्री बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। हालांकि ऑन एन एवरेज अगर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कंसिस्टेंटली यानी निरंतर ज़्यादा बना रहता है तो किसी भी फसल की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यानी किसानों पर असर पड़ सकता है। और इसके अलावा सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो जब होता है तो इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एल नीनो या इंडियन ओशन डायपोल की वर्तमान स्थिति क्या है और एल नीनो किस तरह से प्रभावित करता है पूरे ग्लोब के मौसम को। ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर भारत है और एल नीनो यहाँ पर फॉर्म होता है। ये पर्टिकुलर रीजन है पैसिफिक ओशन का हिस्सा। ये है प्रशांत महासागर, जो कि पूरे ग्लोब पर, पूरी धरती पर सबसे बड़ा महासागर है। और इसी महासागर के पूरब में है अमेरिका और पश्चिम में है एशिया। और यहाँ पर जब ये एल नीनो बनता है, यानी समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर चला जाता है, तब उस दौरान यहाँ से चलने वाली ट्रेड विंड्स, यहाँ से हवाएं इस तरह से चलती हैं। आप देखिए कैसे ये जब एल नीनो नहीं होता है तब किस तरह से हवाओं का रुख होता है और किस तरह से ये क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बनती हैं। आप देखिए न्यूट्रल कंडीशन है, एनसो न्यूट्रल, यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन का जो सिस्टम है वो न्यूट्रल अगर रहे, तटस्थ रहे, तो किस तरह की बारिश होती है। जब ये न्यूट्रल होता है उस दौरान अमेरिका के पूरब में, और इसके अलावा ये जो रीजन है एशिया का, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के बीच का, तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन, ऊपर हवा उड़ रही है, हवा ऊपर जा रही है, पैसिफिक वाकर सर्कुलेशन से बोलते हैं। और ये हवा जब ऊपर जा रही तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि ट्रेड विंड्स का मूवमेंट इधर होता है पश्चिम की तरफ, तो ऐसे में पूरब से ये हवा, ये बादल आगे बढ़ते हैं और भारत में मॉनसून सीजन के दौरान जमकर बारिश देते हैं और कई बार अच्छी बारिश होती है इसके चलते। लेकिन जब ये एल नीनो न्यूट्रल नहीं है, यानी एल नीनो पहुंच गया है अपने अस्तित्व में और एल नीनो प्रभावशाली हो गया है, उस दौरान क्या होता है? उस दौरान अमेरिका के पश्चिम में और भारत के या एशिया के पूरब में बहुत दूर प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होता है और सबसे ज़्यादा हवाएं यहीं उठती हैं और यहीं घूमती रहती हैं। और यहाँ से ट्रेड विंड्स पश्चिम की तरफ चलना बंद हो जाती हैं। भारत की तरफ आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं, जिन हवाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी होती है, वो हवाएं यहाँ पर लेकर के नहीं पहुँचती हैं नमी, और इसके चलते भारत के क्षेत्रों में या मध्य एशिया, पूर्वी एशिया के रीजन में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इंडोनेशिया पर ड्राउट होता है, फिलीपींस और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर ड्राउट कंडीशन देखने को मिलती है। ऑन रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो रहा था 1982-83 में, जब समुद्र की सतह का तापमान, जिस जगह पर एल नीनो के चलते तापमान बढ़ता है, वो सामान्य से 7 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और उस साल जब एल नीनो का ये प्रभाव देखा गया था, तो उस दौरान जो पूर्वी एशिया का रीजन है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, इन भागों में सीवियर ड्राउट कंडीशन हुई थी, तबाही मच गई थी, त्राहिमाम हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीवियर, कितना गहरा प्रभाव पूरे ग्लोब के मौसम पर ये सिस्टम डाल सकता है अगर एल नीनो स्ट्रांग है। तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आमतौर पर पूरे ग्लोब पर, पूरा ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब चपटा तो है नहीं, गोल है, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह, और इस पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन थर्मल हीट को सर्कुलेट करते रहते हैं, इक्वेटर के आसपास मूवमेंट उनका होता रहता है। और जब पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है,
प्रशांत महासागर में एल नीनो अपने अस्तित्व में होता है और स्ट्रांग पोजीशन में होता है, तो उस दौरान ये पूरा सर्कुलेशन का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और इसके चलते चाहे वो इक्वेटर के ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र हो या इसके नीचे का दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा हो, दोनों रीजन में मौसम प्रभावित होता है। जहां तक रही बात नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मौसम की, तो उस दौरान उत्तर के इन क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध के भी क्षेत्रों में और दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में भी मौसम पर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले एक बार अब देख लेते हैं कि एल नीनो इस समय किस पोजीशन में है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किस स्थिति में ये रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम मॉडल्स देखें, ये सारे अलग अलग मॉडल हैं, यानी न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मॉडल हैं जो अपना पूर्वानुमान दे रहे हैं कि किस तरह से एल नीनो का प्रभाव रहेगा, यानी टेम्परेचर किस रेंज में रहने वाला है। ये है नॉर्मल रेंज, यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रेंज है, और नॉर्मल रेंज ये लानीना की तरफ है। अगर इधर की तरफ इंडिकेशन रहेगा तो लानीना यानी समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम, और यहाँ पर जो स्थिति है वो समुद्र की सतह का तापमान औसत से ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल की कैटेगरी से, नॉर्मल की रेंज से ज़्यादातर मॉडल नवंबर महीने के लिए इसको कम से कम 2 डिग्री तक दिखा रहे हैं, और कुछ मीटियो तो 2.5 डिग्री तक पहुंचा रहा है। नवंबर, जनवरी, फरवरी और यहाँ तक कि फरवरी, मार्च और मार्च, अप्रैल में भी एल नीनो का बढ़ना लगातार जारी रहेगा। इसको हम देख सकते हैं अलग अलग महीनों में। दिसंबर में आप देखिए बढ़ रहा है, जनवरी में भी कुछ मॉडल इसको बढ़ता हुआ इंडिकेट कर रहे हैं। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की वेदर फोरकास्ट एजेंसी, ये भी इंडिकेट कर रही है। और फरवरी में, उसके बाद मार्च में धीरे धीरे इसमें डिक्रीज शुरू हो रहा है। तो मार्च आते आते एल नीनो यानी पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह का तापमान धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, और संभावना हो सकती है कि मानसून आने से पहले ये एनसो न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच जाए। नीनो की बात जब भी होती है तो इंडियन ओशन डायपोल की भी बात होती है। हालांकि सिर्फ यही 2 वेदर फेनोमेना नहीं है जो पूरे ग्लोब के मौसम को प्रभावित करते हैं या भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक और ओशनिक यानी समुद्र और वायुमंडल की तमाम अलग अलग परिस्थितियां हैं जो मानसून सीजन हो या मानसून के पहले और बाद का सीजन हो प्रभावित करती हैं। तो फिलहाल इंडियन ओशन डायपोल अभी ना तो भारत के मौसम को सपोर्ट करने वाला है, भले ये पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन और ना ही ये भारत के मौसम को किसी तरह से कमजोर या उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है। ये पॉजिटिव सिचुएशन स्थिति में बना हुआ है और काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। 2 डिग्री के आसपास इसका भी जो फोरकास्ट है नवंबर महीने के लिए, उसके बाद दिसंबर और जनवरी महीनों में भी ये ज़्यादा ही रहेगा, सामान्य से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये न्यूट्रल की तरफ आना शुरू होगा फरवरी में। तो दोनों थोड़ा सा आगे पीछे नीचे आएंगे, और इस दौरान अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, भारत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना तो बारिश बढ़ेगी ना घटेगी, इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन जिसकी बात मैं कर रहा था कि जहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर होने पर एल नीनो अस्तित्व में आता है, वो ये रीजन है यहाँ पर लगभग। और इस रीजन में जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो यहाँ से चलने वाली हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेड विंड्स का ये लेयर नहीं है, ट्रेड विंड्स इससे और अधिक हाइट पर चलती है, लगभग सरफेस पर चलने वाली हवाओं का इंडिकेशन है, हवा सरफेस से थोड़ा हाइट पर, और ट्रेड विंड्स की हाइट थोड़ा और ऊपर होती है, और वो यहाँ से पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं चलेंगी। जब एल नीनो रहेगा इन 3 महीनों में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीनों में, तो यहाँ से कोई सपोर्ट भारत को नहीं मिलेगा, बल्कि अमेरिका के इन तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी, ज़्यादा बारिश इन भागों में देखने को मिलेगी। तो भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें इसके इम्पैक्ट को, एल नीनो के प्रभाव को, तो भारत में इस बार अनुमान यह है कि जो 3 महीनों की बारिश होगी वो अप्रॉक्सीमेटली सामान्य के रेंज में ज़रूर रहेगी, जिसे विंटर रेन भी कहते हैं या पोस्ट मानसून सीजन की रेन कहते हैं, और साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून की रेन होती है दिसंबर तक। लेकिन ये नॉर्मल की रेंज में भी लोअर साइड रहेगी, यानी अगर हम बात करें नॉर्मल बारिश की, जैसे साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून को 96 से 104% की बारिश को सामान्य माना जाता है, यानी 103% बारिश हुई तब भी सामान्य बारिश है, और 97 मिलीमीटर या 96% बारिश हुई तो भी सामान्य बारिश। तक भारत के भागों में बारिश की संभावनाओं की स्थिति है इन 3 महीनों में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। तो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि भारत में सामान्य तो बारिश होगी लेकिन लोअर साइड रहेगी, और
ये इसके लिए एल नीनो कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहेगा। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी क्षेत्रों की, जो कि साउथ पेनिनसुलर रीजन, जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट बारिश मानसून के चलते बारिश होती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में, तेलंगाना में ज़्यादा नहीं होती लेकिन बाकी जगहों पर होती है, और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होती है WD के चलते, जो कि भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं नमी वाली और वो भारत के पहाड़ों पर आती हैं। तो अभी फिलहाल एल नीनो रहेगा, तो ऐसे में WD के आने में कमी रहेगी। इसका कोई अभी को रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो अगर लेकिन अगर आप देखें अक्टूबर और नवंबर का अभी तक का रिकॉर्ड देखें, साल का ही 1.5 महीने का, तो इस बार औसत से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आए हैं। आमतौर पर नवंबर महीने में 2 बहुत अच्छे WD आते हैं, मॉडरेट टू स्ट्रांग, और दिसंबर में भी 2 आते हैं। तो अभी नवंबर में स्ट्रांग WD नहीं आया है, तो जाहिर है 1-2 जरूर आए हैं, उनसे थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई है। जब तक पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरेगी, मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होगी, तब तक उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं नीचे नहीं पहुंचेंगी, और नीचे नहीं पहुंचेंगी तो टेम्परेचर में ड्रॉप नहीं होगा, और औसत से अधिक तापमान ज्यादातर जगहों पर बना रहेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है कि अफ्रीका में आमतौर पर एल नीनो की कंडीशन में भी अफ्रीका का जो रीजन है, यहां पर सर्कुलेशन ज्यादा होता है, यहां पर हवाएं ऊपर ज्यादा उठती हैं और यहां पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो अगर ये इंपैक्ट कर रहा है अफ्रीका को, तो जो उत्तरी अटलांटिक ओशन है अफ्रीका के बाद का रीजन, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका के ऊपर और पश्चिमी एशिया के बाद में, वहां से उठने वाली हवाओं पर कहीं ना कहीं इसका असर कुछ पड़ता होगा। अभी इसके बारे में बहुत क्लियर इंडिकेशन या क्लियर कह सकते हैं कि तस्वीर साफ नहीं है इस बात को लेकर के। अगर इसका रिलेशन यहां पर उत्तरी अटलांटिक ओशन से रहा या मेडिटेरेनियन सी से रहा, तो निश्चित तौर पर WD की फ्रीक्वेंसी, WD की इंटेंसिटी दोनों पर, यानी WD की आने की संख्या, जो जितने संख्या में WD आते हैं और जितनी इंटेंसिटी के साथ आते हैं, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर WD पर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर प्रभाव पड़ा, तो उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों पर बर्फबारी, पहाड़ों पर मैदानी इलाकों में बारिश कम होगी। जाहिर है कि मध्य भारत तक असर पड़ेगा, पूर्वी भारत तक तापमान पर असर पड़ेगा, यानी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और मध्य भारत के भागों में जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है आमतौर पर, वो मध्य या पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, यहाँ पर जो बारिश होती है विंटर रेन में नवंबर और दिसंबर जनवरी महीनों में, यहाँ पर बारिश के अलग अलग कारण होते हैं। यहाँ पर बनता है सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में बनते हैं सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम, दोनों सी बेसिन यहाँ पर आगे जब बढ़ती हैं लैंड रीजन की तरफ, तो पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों में बारिश देखने को मिलती है। एक सिस्टम बनने वाला है जल्दी ही बंगाल की खाड़ी में, जो सर्कुलेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आशंका इसी बात की है कि इस बार बारिश कम और सर्दी कम पड़ने की संभावना है या आशंका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना काम करें, सतर्क रहें, और वो फसलें ना बोएं, उन फसलों या उन किस्मों से बचने का प्रयास करें जिनको ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो कम ताप में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए किसान तक चैनल के साथ। आप सभी का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।